नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास। ये मानकर चलना कि ये लगभग 5 क्लास खा जाएगा आपकी। चौथी क्लास आज है इसकी, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसको कंप्लीट करेंगे, मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत ज़रूर ही सफल होगी, ये मेरा विश्वास है। मैं आपके लिए हर उस पॉइंट को, हर उस चैप्टर को जो प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं या पीछे पूछे भी गए हैं, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, एसएससी सीजीएल हो, उन सबको मैंने इसमें शामिल किया है। तो सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास और इसमें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसे हम पढ़ेंगे 1853 का राजलेख। 1853 का राजलेख में कुछ महत्वपूर्ण चीजें ही अब इसमें बताने वाला हूँ। राजलेख के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर 1853 का राजलेख, जिसे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के नाम से जानते हैं, या ऐसे कह लें कि ये कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद फिर भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम आने लगे थे। अब ये क्या है? आप कहेंगे सर ये क्या था? तो ये अंतिम चार्टर एक्ट था। आप कहेंगे सर ये अंतिम चार्टर एक्ट था। अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, क्या था जी ये? आप कहेंगे अंतिम चार्टर एक्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर बनेगी कि सर अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था? 1853 का राजलेख। हुआ क्या है भारत में? हुआ क्या, आप ये समझें कि डलहौजी डलहौजी जो 1848 में गवर्नर जनरल बनकर आया था, 1856 तक डलहौजी भारत में गवर्नर जनरल बनकर रहा। ठीक है, अब इस अधिनियम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या कानून में संशोधन करने की बात आई। हुआ क्या था कि यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप लोग ये समझिएगा कि सर क्या किया गया कि इस चार्टर के द्वारा भारतीयों द्वारा कंपनी के जो शासन थे उनकी समाप्ति की मांग करने लग गए। भारत के जो लोग थे वो ये कहने लग गए कि भाई अब कंपनी भारत में शासन ना करे, क्योंकि कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचारी हो चुके थे, वो लोगों को तंग करने लग गए थे। तो गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा क्या किया गया, कंपनी के शासन में सुधार करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई, जिसके प्रमुख बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि सर इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे सर डलहौजी था। तो यहाँ पर ये कहेंगे सर भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, जो इंडियंस थे, भारतीयों द्वारा क्या किया गया भैया, कंपनी के शासन को खत्म करने की मांग की गई। कंपनी के शासन को खत्म करने की मांग की, शासन को खत्म करने की मांग करने लग गए। जो भारतीय थे, भारतीयों द्वारा कंपनी के शासन को खत्म करने की मांग की। ठीक है, द्वारा मांग की। भारतीयों द्वारा जब मांग कर ली गई कि भाई जो कंपनी का शासन है, रूल ऑफ कंपनी है, कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि वो ज्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब इस समय गवर्नर जनरल कौन है भारत का? इस समय गवर्नर जनरल है भैया, मैं बता देता हूं कि सर इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल था डलहौजी। गवर्नर जनरल कौन था इस समय? आप कहेंगे सर गवर्नर जनरल था डलहौजी। गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या किया, एक अधिनियम पेश किया डलहौजी, ताकि जो विरोध कर रहे थे लोग वो भैया शांत हो जाएं। डलहौजी डलहौजी कौन था इस समय? गवर्नर जनरल था। इसने क्या किया, कंपनी के शासन में सुधार लाने के लिए, गवर्नर डलहौजी ने कंपनी के शासन में सुधार लाने के लिए, कंपनी के शासन में, यहां पर आप कहेंगे सर कंपनी के शासन की बात यहां हो रही है। आप मुझे बताएंगे कंपनी के शासन में सुधार करने के लिए, सुधार के लिए क्या किया भैया, रिफॉर्म ऑफ द रूल ऑफ कंपनी करने के लिए
एक रिपोर्ट पेश की करने के लिए, एक भैया क्या पेश की, सुधार करने के लिए एक भैया रिपोर्ट पेश करवाई, जिसमें या एक ऐसे कह सकते हैं रिपोर्ट के आधार पर यह अधिनियम बनाया, के लिए अधिनियम बनाया, जिसे क्या कहा गया, अधिनियम बनाया, रूल बनाया, एक्ट बनाया, जिसे क्या कहा गया, जिसे 1853 का चार्टर एक्ट कहा गया। अब इस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो कानूनी प्रक्रिया वो कंपनी नहीं करेगी। अब वो वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो क्लियर आ रही है कि इस अधिनियम के द्वारा जो कानूनी प्रक्रिया थी, जो कानून बनाने का काम था, लॉ मेकिंग, ये जो कानूनी या विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्य देखने के लिए एक केंद्रीय विधान परिषद का गठन कर दिया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी, जिसमें 12 सदस्य शामिल होंगे। तो पहले तो यहां देखेंगे सुधार करने के लिए गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या किया कि भाई कानून बनाने की प्रक्रिया अलग रहेगी और प्रशासन करने की प्रक्रिया अलग रहेगी। यानी कि आप लोग मुझे ये बताएंगे यहां पर डलहौजी द्वारा दो कार्य अलग कर दिए कि भैया विधायी कार्य अलग किए जाएंगे, विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया। जो विधायी कार्य थे, विधायी कार्य, विधायी कार्य, विधायी कार्यों एवं विधायी कार्यों को बोलते हैं लेजिस्लेटिव फंक्शन। क्या बोलेंगे, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव वर्क लिख लीजिए, लेजिस्लेटिव वर्क एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। जो प्रशासनिक कार्य थे, कार्यों यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आप कहेंगे भैया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, इन दोनों को क्या कर दिया, वर्क। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, को क्या कर दिया, अलग कर दिया, को अलग अलग कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया, अलग अलग यानी कि सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया जी, आप कहेंगे सेपरेट कर दिया, कर दिया। जब सेपरेट कर दिया तो भैया प्रशासन के जो कंपनी प्रशासन देख रही थी, अब वो केवल प्रशासन का काम करेगी, लेकिन जो विधि कार्य थे, जो कानूनी कार्य थे, ये विधायी कार्य, विधायी कार्यों के लिए क्या किया गया, विधायी कार्यों के लिए क्या किया गया है भैया, एक नई व्यवस्था बना दी गई। जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव वर्क है, लेजिस्लेटिव वर्क, वर्क कह लें, वर्क या कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है, बनाने के लिए क्या किया गया भैया, बनाने के लिए फॉर, बनाने के लिए यानी कि लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग, जो कानून बनेगा उसके लिए क्या किया गया है, भारत में पहली बार एक भैया केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद, जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। के लिए आप कहेंगे सर केंद्रीय या विधान परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया, एक विधान परिषद, विधान परिषद जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, जिसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। क्या कहा गया जिसे, आप कहेंगे सर ऑल इंडिया, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे केंद्रीय विधान परिषद, क्या कहा गया इसको, केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है जी, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, काउंसिल कहा गया, कहा गया। अच्छा, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुल सदस्य कितने शामिल किए गए, बिल्कुल भैया आप कवर कर लेंगे। कोई भी पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं जो वनडे एग्जाम में आती है, चाहे वो एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, सब यहां से कवर हो जाएगा। मैं इतना डिटेल लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका काम क्या था, विधि निर्माण करना। इसका काम था भैया विधि निर्माण करना, यानी कि लॉ बनाना, लॉ मेकिंग इसका कार्य था। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, इसमें
कुल सदस्य कितने थे, टोटल मेंबर्स। आप कहेंगे सर कुल सदस्य, आपसे पूछा जाएगा जी इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, आप बताएंगे सर इसमें कुल सदस्य यानी कि टोटल मेंबर्स कितने थे। टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इसमें 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 12। यानी कि जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, इसे हम बात कर रहे हैं कि सर इसमें 12 सदस्य थे। अब ये जो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये भारत के लिए कानून बना सकती थी। ये क्या कर सकती थी, पूरे भारत के लिए कानून, पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी, ठीक है, कानून लॉ बना सकती थी, ठीक है, बना सकती थी। कि ये अधिकार किसको दे दिया, बना सकती थी, तो ये अधिकार दिया भैया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को। यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अब बात ये आ जाती है, ठीक है, बात ये आ जाती है कि भैया क्या कर दिया, मांग, मांग की, मांग सही तो लिखा है। चलिए, अब बात यहां पर ये हमने पढ़ लिया कि सर ये सारी चीजें किसमें थी, ये 1853 के राजलेख में थी। किसमें थी, ये 1853 के राजलेख में थी, जो भैया अंतिम चार्टर के नाम से जाना गया। किसके नाम से, अंतिम चार्टर के नाम से जाना गया। अब बात ये आ गई कि सर जो यहां पर क्या किया गया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू हुआ। कौन सा अधिनियम था जिसमें यह कहा गया कि प्रांतीय प्रांतों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। ठीक है, बहुत तेज आ रही है आवाज, मुझे तो नहीं लगता आवाज तेज आ रही होगी। चलिए फिर कोई बात नहीं। यहां पर इसका पूरा काम क्या था कि भैया ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। अब क्या किया गया कि भाई पूरे भारत के लिए क्या कर सकती थी, कानून बना सकती थी। लेकिन इसी अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया कि बंगाल के प्रशासन के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। क्या बनाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। समझ रहे हैं आप लोग। यहां पर आप लिखेंगे कि सर इसके द्वारा पहला काम ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ, तीसरे काम की तरफ हम बढ़ जाते हैं। यहां तक आपने लिख लिया। हमने बात करनी है कि सर तीसरा काम ये था कि बंगाल के प्रशासन के लिए, बंगाल के प्रशासन के लिए, किसके लिए, बंगाल के प्रशासन के लिए, के लिए, के लिए क्या किया गया, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, फॉर द, आप कहेंगे फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख रहा हूं भैया मैं। देखिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा लेट या ऐसे कह लें ज़्यादा चल रही हैं क्लासेस, तो दिक्कत यह है कि भाई कराना तो पूरा ही पड़ेगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल, कि बंगाल के प्रशासन के लिए क्या किया गया था, क्या किया गया भैया, के लिए एक लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की गई। किसकी, लेफ्टिनेंट। आपसे पूछा जाएगा कि भैया एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कब की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि आप कह सकते हैं ल्यूटिनेंट, यहां पर ल्यूटिनेंट लिख सकते हैं, ल्यूटिनेंट गवर्नर। ठीक है जी, ल्यूटिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कौन से अधिनियम में ऐसी व्यवस्था थी कि बंगाल के प्रशासन के लिए अलग से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाएगा, नियुक्ति की गई। तो ये 1853 के राजलेख के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है, चलिए अब बात यहां पर ये हमने पढ़ ली सारी चीजें। अब ये बात हमने पढ़ ली, ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी या काउंसिल ऑफ गवर्नर थी, उसका पूर्ण सदस्य बना दिया। क्या बना दिया, पूर्ण सदस्य बना दिया। चलिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात यहां तक। उम्मीद है आप ये भी चीजें समझेंगे कि बंगाल के प्रशासन के लिए फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ
बंगाल एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब विधि सदस्य जो लॉ मेंबर था उसे गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। कि सर ये बताएं, जो विधि सदस्य था, विधि सदस्य जो लॉ मेंबर था, जो लॉ मेंबर था उसे क्या बना दिया, लॉ मेंबर को विधि सदस्य को क्या बना दिया भैया, आप कहेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में यानी कि काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल परिषद में पूर्ण सदस्य बना दिया। क्या बना दिया जी, पूर्ण सदस्य बना दिया। ठीक है, पूर्ण सदस्य बनाया। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग आगे चल जाते हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इतनी चीजें तो हमने पढ़ ली, अब ये बताइए जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, दो चीजें मैं और यहां पर बताऊंगा, दो चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं, यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ जी, चलिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इसको आप लोग बेहतरीन तरीके से नोट करते हुए चलेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो चीजें अगर आपने एक दो बार पढ़ ली तो याद हो जाएंगी, अगर आपने नहीं पढ़ी, दो तीन बार रिवीजन नहीं करी तो आउट ऑफ माइंड हो जाएंगी। ये ऐसी चीजें हैं जो किसी को याद नहीं रह पाती, इनको आप बार बार रिवीजन करते चलिए, बार बार पढ़ते चलिए। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि सर जो कंपनी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी है, एम्प्लॉय हैं, उनकी नियुक्ति के लिए अब एग्जाम हुआ करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप कहेंगे सर पांचवा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति, कंपनी में जो कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे होगी जी, कर्मचारियों की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ, लिख लेना भैया, अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, आप कहेंगे सर एम्प्लॉयज इन कंपनी कि सर कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा, कर्मचारियों की नियुक्ति प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। किस पर होगी भैया, आप कहेंगे प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। किसके आधार पर होगी, प्रतियोगी परीक्षा यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप कहेंगे सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर होगी, बहुत अच्छा ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया कि अब जो कंपनी है उसमें जो अधिकारी बनेंगे वो केवल अंग्रेज हैं या किसी अधिकारी के भाई हैं या किसी मेंबर के भाई हैं, उन लोगों को ही केवल कर्मचारी नहीं बनाया जाएगा, नौकरी नहीं दी जाएगी। अब नौकरी दी जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर, जो आज की डेट में चल रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आधार पर ही नौकरी दी जाएगी। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बनेगा कि सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, जो कंपनी के निदेशक मंडल थे, उनके सदस्यों की संख्या कितनी थी, जरा बताना मेरे लाल। आप कहेंगे सर निदेशक मंडल, और निदेशक मंडल को हमने क्या पढ़ा था, जल्दी से बताइए, निदेशक मंडल में कितने सदस्य थे, हम 3 दिन से पढ़ रहे हैं ये चीज, तो अगर आपने नहीं बताया तो मुझे बड़ा दुख लगेगा कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जल्दी से बताइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी, जरा बताएं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चलिए बताइए कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या कितनी थी भैया। आप कहेंगे अभी तक किसी का कमेंट क्यों नहीं आया भाई, अभी तक किसी का कमेंट क्यों नहीं आया, आना चाहिए था ना। चलिए आप कहेंगे सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में संख्या थी 24, घूसा मारूंगा जिसने भी 4 जवाब दिया है, साधना 24, बहुत बढ़िया। तो ये 24 से जो संख्या 24 थी ना, सदस्यों की संख्या 24 से कम करके कितनी कर दी, कम
करके 18 कर दी, 24 से कम करके 18 कर दी, कितनी कर दी, 18 कर दी, ठीक है, कर दी। कि भैया पहले सदस्य हुआ करते थे 24 और 1853 के द्वारा ये संख्या कितनी कर दी, 1853 के द्वारा ये संख्या कर दी कितनी मेरे लाल, आप कहेंगे सर 24 सदस्य थी, 1853 में ये संख्या कर दी 18 और इन 18 कर दी, इन 18 में से 6 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, 6 सदस्य ब्रिटिश राजा के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। आप कहेंगे सर 6 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। क्या किया जाएगा, मनोनीत। ये जो 6 सदस्य हैं इन्हें मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इन्हें नॉमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेट। और नॉमिनेट कौन करेगा, तो आप कहेंगे सर नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया है ये, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा डिटेल भी पीसीएस में पूछा जाएगा, ठीक है। 26 कहाँ से हो गए भाई, मुझे लग रहा है कि आप अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो, क्योंकि आप रिवीजन ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि ये टॉपिक इतना टफ है कि इसको आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। तो ये चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लें। चलिए, तो ये 1853 का खत्म हुआ। अब बात आ जाएगी भैया भारत शासन अधिनियम 1958 की, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन करिए कि सर 18 सदस्यों में से 6 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, नॉमिनेटेड किए जाएंगे, तो आप कहेंगे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। अब यहां पर हम बात करेंगे भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास स्टार्ट होगा अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, संवैधानिक विकास यही तो हमारा हेडिंग चल रहा है, ठीक है। तो 4 क्लास में तो हमने पढ़ा 1600 से लेकर 1853 तक, है ना। अब हम पढ़ेंगे इसको 1858 से लेकर 1947 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब ये वाला जो पोर्शन हम पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, अब ये हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ब्रिटिश क्राउन। कि सर ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश राजा, आप कहेंगे सर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1947 तक, 1947 तक, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कि सर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, अंतर्गत यानी कि अंडर द ब्रिटिश क्राउन। आप कहेंगे सर इसको हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं अंडर द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है भैया, ब्रिटिश क्राउन। कि ब्रिटेन का राजा अब क्या करेगा, ब्रिटेन का राजा अब भैया शासन करेगा भारत पर। अभी कंपनी का शासन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अब क्या करेगा, अब ब्रिटेन का राजा शासन करेगा, जो कि भारत की शासन करने की शक्ति कंपनी में थी, अब वो छीन ली गई। अब वो किसके पास चली गई, अब वो चली जाती है मेरे लाल, आप कहेंगे भैया एक गवर्नर एक उप गवर्नर, सदस्य 24 थे, ठीक है, 24 सदस्य मैं हर जगह लिखता हुआ आ रहा हूं, है ना। तो 26 मत पढ़ना आप लोग। अब बात यहां पर आती है, बात यहां पर आ गई कि सर क्या किया जाएगा इसमें। अब 1858 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ठीक है जी, भारत शासन अधिनियम 1858। क्या पढ़ेंगे, 1858। कि भैया इसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। कि सर 1858 के बारे में कमल चौधरी, धन्यवाद माय डियर। चलिए अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर हुआ क्या था, ब्रिटेन में एक प्रधानमंत्री था जिसका नाम था पामस्टर्न।
पामस्टर ने 12 फरवरी 1858 में भारत में जो दोहरा शासन चल रहा था, जिसे हम कह रहे थे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, उसके जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पेश किया। क्या किया? ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पेश किया, लेकिन वह प्रस्ताव पास नहीं हो पाया, तो पामस्टर ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। अब ब्रिटेन में पामस्टर्न के जगह पर नए प्रधानमंत्री बन गए डर्बी। कौन बन गए? डर्बी। डर्बी प्रधानमंत्री बन गए। तो डर्बी ने क्या किया? 2 अगस्त 1858 में एक प्रस्ताव पेश किया, जिस पर रानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर कर दिए। अब रानी विक्टोरिया ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो अधिनियम क्या कहलाया? भारत शासन अधिनियम, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 कहलाया। ठीक है, तो इसे क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसकी कहानी समझिए, इसकी कहानी समझिए। कहानी में हम लोग 2 किरदारों को पढ़ेंगे। पहला किरदार होगा पामस्टर्न का। पामस्टर्न ने 12 फरवरी 1858 में भारत में दोहरे शासन की कमियों को दूर करने के लिए एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, जिस कारण स्टर्न ने या पामस्टर्न ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। कशिश धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं मेरे लाल, आप देखना कि सर ब्रिटिश पीएम, क्या नाम था जी उनका? ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। अब आप लोग मुझे बताइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था पामस्टर्न, पामस्टर्न ने क्या किया भैया? पामस्टर ने भारत में दोहरे शासन को दूर करने के लिए, भारत में शासन की कमियों को दूर करने के लिए, ठीक है, शासन की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। कमियों को, यानी कि डिफेक्ट्स ऑफ रूल, आप कहेंगे डिफेक्ट्स ऑफ रूल, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी वाले बच्चे समझ जाएंगे लेकिन इंग्लिश वाले नहीं समझेंगे, उनके लिए इंग्लिश लिख देता हूं। डिफेक्ट ऑफ रूल को दूर करने के लिए, दूर या खत्म करने के लिए, खत्म, रिमूव करने के लिए, खत्म मतलब रिमूव करने के लिए क्या किया मेरे लाल? करने के लिए भैया एक प्रस्ताव पेश किया। करने के लिए 12 फरवरी, कब? आप कहेंगे 12 फरवरी 1858 में एक प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, 1858 में एक बिल, 1858 में विधेयक, विधेयक या बिल कह सकते हैं, विधेयक अगर पास हो जाता तो यह अधिनियम बन जाता। बिल ब्रिटिश संसद में पेश किया। कहां पर पेश किया? ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश कर दिया। कहां पर पेश किया? पार्लियामेंट में पेश किया। मैं शॉर्ट नहीं लिखवा रहा हूं, कभी आप कहो कि सर आप आधा सेंटेंस लिखते हो। पेश किया, ठीक है, पेश किया। अब जब ये पेश किया, लेकिन भैया क्या हुआ? क्या हुआ कि कुछ कारणों से इन्हें पामस्टर्न को त्याग पत्र देना पड़ा, लेकिन भैया पास नहीं हुआ, ये विधेयक पास नहीं हुआ। ठीक है, जब ये विधेयक पास नहीं हुआ तब इन्होंने क्या कर दिया? तो भैया आप कहेंगे पामस्टर्न ने त्याग पत्र दे दिया। इसने क्या कर दिया? जो पीएम था, पीएम पामस्टर्न, पामस्टर्न ने त्याग पत्र दे दिया। क्या कर दिया? त्याग पत्र दिया, यानी कि रेजिग्नेशन दे दिया कि भाई जब मेरा प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ तो मेरे प्रधानमंत्री का बनने का क्या फायदा, इसलिए मैं अपने पद से त्याग पत्र देता हूं। अब ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री बना, नया पीएम बना, नया पीएम, नया प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम कहते हैं डर्बी। कौन बन गया जी नया प्रधानमंत्री? डर्बी। आप कहेंगे सर डर्बी नया प्रधानमंत्री बनता है। कौन? डर्बी नया प्रधानमंत्री बना, डर्बी नया पीएम डर्बी बना।
जब ये बना तो इसने क्या किया, एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया। इसने एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया 2 अगस्त 1858 को। इसने क्या किया, 2 अगस्त 1858 को क्या किया भैया, प्रस्ताव पेश किया। और प्रस्ताव पेश करने के बाद प्रस्तुत किया, और प्रस्तुत करने के बाद रानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर करा लिए। 1858 में रानी विक्टोरिया के विधेयक पर हस्ताक्षर करा लिए। जो विधेयक पहले पास नहीं हुआ था उस पर रानी विक्टोरिया से पास करा लिया। रानी विक्टोरिया से पास करा लिया। क्या करा लिया, पास कराया। हस्ताक्षर हो गए, पास करा लिया। अब जब ये विधेयक पास हुआ तो ये क्या कहलाया, ये भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। क्या कहलाया, 1858 कहलाया। अच्छा, इसमें क्या कहा गया, इस अधिनियम के द्वारा क्या कहा गया है, आप कहेंगे सर इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहलाएगा। भारत का गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा, गवर्नर जनरल क्या कहलाएगा जी, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल भारत का वायसराय कहलाएगा। भारत का वायसराय कहलाएगा। वायसराय कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी भैया, वायसरॉय कहलाएगा। जो वर्तमान राष्ट्रपति है ना, ये उस समय वायसराय कहलाता था। भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। अब ये बताइए कि सर जो पहला वायसराय था, जो प्रथम वायसराय था, वो कौन था। आप कहेंगे सर प्रथम वायसराय भारत का कौन बना था, चलिए बता दीजिए। तो पहला वायसराय बना था भैया जिसका नाम है कैनिंग। क्या नाम है, कैनिंग। और ये कैनिंग ही कौन था, आप कहेंगे सर भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था। लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग ही था। लास्ट को ही पहला बना दिया जाता था। लास्ट जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था, और कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया जी, भारत का पहला वायसराय बना दिया। चलिए यहां पर आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब इसके माध्यम से क्या किया गया कि भाई जो शासन करने का अधिकार कंपनी के पास था वो खत्म कर दिया। अब शासन कंपनी नहीं करेगी, बल्कि अब शासन कौन करेगा, रूलिंग राइट्स किसको दे दिए गए, ब्रिटिश क्राउन को दे दिए। प्रियांशु बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लाल। चलिए कपिल कह रहे हैं सर आपने जो करवाया उसको पढ़ने में मजा आ जाता है, अच्छा लगता है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपिका धन्यवाद। चलिए, हाँ जी, प्रिया सिंह, रीमा, सभी को बहुत धन्यवाद। रुचि तोमर धन्यवाद। ये सारे फैक्ट पढ़ लिए। मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक कड़वा सच बताऊं, बहुत कड़वा सच। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको पिछले 3 दिन से, ये पॉलिटी का सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है, सबसे टफ टॉपिक माना जाता है। लेकिन आप लोगों में जुनून और मेहनत करने की जो लगन है ना, वो इतनी बेहतरीन है कि आपको ये कठिन लग ही नहीं रहा। मैं कमेंट देख रहा हूं, आप सब कह रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है, जबकि मैंने ये देखा है कि ये समझ में ही नहीं आता बच्चों के, और आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप में कितनी ललक है, कितनी भूख है नौकरी को पाने की। ये भूख, ये ललक और ये जोश आपको आपकी वर्दी दिलाकर रहेगा। आपको आपकी वर्दी आपके शरीर पर दिलाकर रहेगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करके जा रहा हूं, ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि यदि ये मेहनत आपकी ऐसे ही बनती रही ना, तो ये दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, कोई सिलेक्शन नहीं रख सकती। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। क्योंकि मैं ये मानता हूं, मैं खुद भी मानता हूं कि ये टफ है, लेकिन आप लोग इसको इतना मजे के साथ पढ़ रहे हैं कि टफ तो भूल ही गए हम। इजी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बात कर लें। यहां तक सभी साथियों ने, सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने लिख लिया होगा। अब क्या हुआ, इस अधिनियम के द्वारा हम पढ़ेंगे कि सर एक तो ये व्यवस्था हो गई। पहली चीज तो ये हुआ कि भाई पहला काम क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया। ठीक है, हालांकि ये तो मैंने इतिहास बता दिया, लेकिन यहां पर आप ये पढ़ेंगे, यहां पर आप ये पढ़ेंगे कि सर भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बनाया, और ये वायसराय आज की डेट में राष्ट्रपति है भारत का। ठीक है,
कौन है? राष्ट्रपति है। चलिए सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे 1858 के अधिनियम का कि भैया क्या किया गया था कि जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वो कहां पर और कब पढ़ा गया। तो रानी विक्टोरिया ने जो अपना हस्ताक्षर किया था, रानी विक्टोरिया, चाहो तो अगर लाइन बच गई हो ना, कहीं एक लाइन बच गई हो आपके पास, तो आप उसे यहां लिख लेना कि रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था, तो आप कहेंगे सर इसका घोषणा पत्र कहां पर और किसने पढ़ा था। ये लिख लीजिएगा नोट में, मैं नहीं लिख पाया, भूल गया। घोषणा पत्र आप कहेंगे सर रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में पढ़ा गया। कहां पर? इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, इलाहाबाद। आप कहेंगे सर कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद, इलाहाबाद में कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा जी? आप कहेंगे सर कैनिंग ने पढ़ा। ये बहुत जरूरी है, इसको आप चाहे तो नोट में लिख लेना कि भैया रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद में कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। ये जरूर आप लोग लिख लीजिए। आगे बात कर लें। अब बात आ जाती है दूसरे पॉइंट की तरफ हम चल रहे थे। हम यहां पर यह बात करेंगे कि सर ये बताइए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उनको खत्म कर दिया। कि सर इस अधिनियम के द्वारा, आप कहेंगे सर इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? इस अधिनियम द्वारा क्या किया जाता है? इस अधिनियम द्वारा, आप कहेंगे सर इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे हमने क्या पढ़ा था? जिसे हमने निदेशक मंडल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? निदेशक मंडल, ठीक है। एवं कोर्ट ऑफ, या बोर्ड ही लिख लो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ बोर्ड और कोर्ट में, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे हमने क्या पढ़ा था जी? जिसे हमने पढ़ा था नियंत्रक मंडल। क्या पढ़ा था? नियंत्रक मंडल, ठीक है जी। क्या पढ़ा है? नियंत्रक मंडल। आप कहेंगे सर क्या पढ़ा? नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया, ठीक है जी। क्या कर दिया? समाप्त किया, या उसको एंड कर दिया, किया। कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किस अधिनियम के द्वारा खत्म कर दिया गया? तो 1858 के द्वारा। किसके द्वारा? 1858 के द्वारा खत्म कर दिया। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो भैया इनके जो अधिकार थे वो किसको दे दिए? यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कोर्ट ऑफ कंट्रोल के जो अधिकार थे, मैं यहां से ऐसे लिख दूं कि सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार किसको दे दिए? आप चाहे तो ऐसे लिखना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार किसको दे दिए भैया? समस्त अधिकार एक नया पद बना दिया जिसे कहा गया भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव को दिया, ठीक है। तो यहां पर आप कहेंगे सर अधिकार नया पद बनाकर भारत सचिव को दे दिया। नया पद यानी कि एक न्यू पोस्ट बना दी भारत में, न्यू पोस्ट यानी कि भारत सचिव बना दिया। क्या बना दिया? भारत सचिव को दिए कि भैया जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके जो भी अधिकार थे, ये जो डिसीजंस लेते थे, ये अधिकार अब किसके पास चले गए? तो एक नया पद बनाया गया था जिसे भारत सचिव, इंग्लिश में बोले तो सेक्रेटरी फॉर स्टेट, आप कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इसे भैया इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? भारत राज्य सचिव को हम क्या कह सकते हैं? तो यहां पर लिखना
देखिए ये हमने लिख लिया कि एक नया पद बन गया था, कौन सा, भारत राज्य सचिव। अब भारत राज्य सचिव को सहायता कोई अकेला थोड़ी काम कर लेगा ये, क्योंकि यहां पर तो बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो ये अकेला थोड़ी करेगा। तो आप कहेंगे भारत सचिव। अच्छा, इसे भारत राज्य सचिव भी कहते हैं, भारत सचिव, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, फॉर इंडिया, इतना बड़ा नाम है इसका इंग्लिश में, ठीक है। और यहां जर्नल हमने पढ़ लिया भारत सचिव की सहायता के लिए, की सहायता के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे, सहायता के लिए आप कहेंगे सर सहायता के लिए फॉर हेल्प 15 सदस्य, 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। कितने सदस्य शामिल किए गए, तो 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई जिसे भारत परिषद कहा गया। सदस्यों की एक एक भारत परिषद बनाई गई। क्या किया गया, सदस्यों की एक, क्या किया गया भैया, सदस्यों की एक भारत परिषद बनाई गई, भारत परिषद, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। इंग्लिश में क्या कहा गया, इंडिया काउंसिल। आप कहेंगे सर इंडिया काउंसिल बनाई गई, बनाई गई कि भैया किस अधिनियम के द्वारा इंडिया काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें 15 सदस्य थे, और ये 15 सदस्यों में से 8 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते थे, 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था, और 7 सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, कौन कौन भैया बताएंगे। आप कहेंगे सर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिया काउंसिल में 15 सदस्य थे, जो भारत सचिव की सहायता करने के लिए बनाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, तो इनमें 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा है, ये भैया ब्रिटिश क्राउन कर रहा है, यानी कि ब्रिटेन का राजा, ब्रिटिश क्राउन, समझ गए आप लोग, ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए थे, द्वारा, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन द्वारा इनको नियुक्त किया गया था, अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन। और 7 सदस्य भैया कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा, किसके द्वारा, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे ना, डायरेक्टर्स द्वारा अपॉइंट किया गया था। कि सर 15 सदस्यों की जो भारत परिषद थी, इन भारत परिषद के 15 सदस्यों में 8 सदस्य ब्रिटिश क्राउन द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे, 7 सदस्य कंपनी के डायरेक्टर्स द्वारा सेलेक्ट किए जाते थे। अब ये वही सदस्य हो सकते थे जो पिछले 10 वर्षों से भारत में सेवा कर रहे हैं, ठीक है जी, पिछले 10 वर्षों से भारत में सेवा कर रहे हैं। तो आप ये भी ध्यान रखना कि इसमें 9 सदस्य ऐसे होंगे जो कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहकर भारत की सेवा कर चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब इनका वेतन वगैरह कहां से दिया जाएगा जी, आप कहेंगे सर इनका वेतन, इनकी सैलरी वगैरह कहां से दी जाएगी, आप कहेंगे सर इंडियन रेवेन्यू से इनकी सैलरी वगैरह दी जाएगी। तो आप कहेंगे सर यहां पर आप लिखना, ये कौन सा पॉइंट था, तीसरा, यह चौथा। आप कहेंगे सर भारत सचिव एवं उसके सदस्य, भारत सचिव एवं भारत परिषद के सदस्यों को, एवं जो उसके सदस्य थे, चाहे वो भारत परिषद कह लें, सदस्यों को वेतन, वेतन कहां से दिया जाएगा, सैलरी। तो आप कहेंगे सैलरी भारतीय राजस्व से दी जाएगी, कहां से, सैलरी भारतीय राजस्व से, भारतीय राजस्व। आप कहेंगे सर भारतीय राजस्व, जिसे इंडियन रेवेन्यू कहते हैं, इंडियन रेवेन्यू, रेवेन्यू से दी जाएगी, दी जाएगी, ठीक है, दी जाएगी। ऐसा प्रावधान किया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम में। यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लिए क्या, यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया क्या, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ये बेहतरीन चीजें हैं, आप लोग इनको लिख सकते हैं, बताएंगे यहां तक भैया, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया।
लिख लिया आप लोगों ने। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सर जो गवर्नर जनरल है, जो वायसराय है, वायसराय वायसराय या गवर्नर जनरल की परिषद में अब एक विधि सदस्य और एक एडवोकेट जनरल की नियुक्ति होगी। अब ये नियुक्ति कौन करेगा? सम्राट करेगा। कौन करेगा? सम्राट। चलिए, यहां तक आपने लिख लिया कि सर इसका पांचवा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि सर इसका पांचवा पॉइंट मैंने ये बहुत स्लोली स्लोली कराया है ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। आप कहेंगे सर जो यहाँ पर हम कहेंगे सर गवर्नर जनरल कह लें, क्योंकि जब एक कंपनी के रूप में काम करेगा तब गवर्नर जनरल होगा। देखिए वायसराय जब भारत में शासन करेगा तब वो वायसराय कहलाएगा, लेकिन वही व्यक्ति जब कंपनी के लिए काम करेगा तो वो गवर्नर जनरल कहलाएगा। तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल की परिषद में काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल की परिषद में लॉ मेंबर विधि सदस्य, लॉ मेंबर विधि सदस्य कौन भैया? विधि सदस्य एवं एडवोकेट जनरल, जिसे हम महान्यायवादी बोलते हैं ना वर्तमान में, अटॉर्नी जनरल, उस समय से क्या बोला जाता था? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जिसे हम क्या बोल सकते हैं? राज्य महाधिवक्ता। ठीक है, ये महान्यायवादी है वर्तमान में। ठीक है, की नियुक्ति कौन करेगा? की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा, यानी कि ब्रिटिश क्राउन करेगा। कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन। तो आप यहां पर लिखेंगे ब्रिटिश क्राउन या सम्राट करेगा, जो ब्रिटेन का राजा होगा, सम्राट द्वारा होगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी के द्वारा ये कहा गया कि भैया जो भारत के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? अब भारत में बजट पेश किया जाएगा कि सर 1858 के द्वारा ही क्या है? बजट पेश किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना कि सर बजट पेश करने की स्वतंत्रता कब मिली और बजट में भारतीयों को हिस्सा लेने का अधिकार कब मिला, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया बजट पेश करने की स्वतंत्रता भारत में किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी और कब पेश हुआ? तो बजट पेश करने की स्वतंत्रता 1858 के द्वारा मिली और पहला बजट 1861 में जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया। लेकिन अगर पूछे भारत के भारतीयों को, भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार 1892 में मिला है। ठीक है, तो यहां पर छठा पॉइंट आप पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कि सर बजट पेश करने की स्वतंत्रता मिल गई। आप कहेंगे सर भारत में बजट पेश करने की स्वतंत्रता मिली, यानी कि बजट पेश किया गया, बजट पेश किया। और ये भी ध्यान रखना, पेश किया। और पहला बजट पेश किसने किया था? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? 1861 में जेम्स विल्सन ने। किसने पेश किया? जेम्स विल्सन। क्या यहां तक आप लोग लिखेंगे? जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन द्वारा पेश किया। ठीक है, द्वारा पेश किया। जेम्स विल्सन को बजट का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे सर बजट का जनक कहा जाता है, जनक, फादर ऑफ बजट कहा जाता है। ठीक है, कि भारत में पहला बजट, फादर ऑफ बजट। आप कहेंगे सर किसको कहा जाता है जी फादर ऑफ बजट? आप कहेंगे सर जेम्स विल्सन को, क्योंकि इसने ही पहला बजट पेश किया था। और इसी के द्वारा क्या किया गया? इसी के द्वारा भैया आप कहेंगे एक क्या किया गया था? आप कहेंगे सर इसी के द्वारा भैया भारत में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया। क्या आया? भारतीय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया। ठीक है, जिसे हम कहेंगे इंडियन कोर्ट एक्ट, इंडियन कोर्ट एक्ट, जिसके माध्यम से क्या किया गया? 1862 में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। एक्ट 1861 आया।
ठीक है। और इसी के द्वारा क्या किया गया, भारत में सैनिक और असैनिक सेवा अधिनियम 1861 आता है। चलिए, खुशबू मेरी बहन, ये डिटेल पढ़ना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डिटेल, ठीक है। चलिए, आज इतना ही कवर करेंगे, कल ये ख़त्म कर लेंगे, कल ये हम इसको ख़त्म करेंगे। और मेरा प्रयास तो यही है कि आपको हर वो पॉइंट करा दूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, ठीक है। फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।